हाँ जी, नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत आप सभी का दिव्य दृष्टि क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। करें आज के इस दिन का शुभारंभ। आप सभी प्यारे साथी फटाफट से जुड़ जाइएगा और एक शानदार लाइव सेशन की चर्चा आज आपके साथ में इस सेशन के माध्यम से करने वाला हूं। और आज के इस सेशन में क्या खास होगा, तो कल हमने जो सेशन किया था उससे संबंधित राजस्थान करंट अफेयर्स के टॉप 10 सवालों का एक क्विक रिविजन देखेंगे और फिर आज के जबरदस्त सवालों का एनालिसिस आपके बीच में किया जाएगा और उसी के साथ विजय सीरीज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भी एनालिसिस मैं आज आपके साथ इस सेशन में करने वाला हूं। तो एक बार आप सभी साथी थोड़ा सा दमखम लगाकर जोरदार तरीके के साथ में इस लाइव सेशन को शेयर कीजिएगा। जबरदस्त और शानदार सेशन आपके बीच में आज का ये सेशन होने वाला है। तो एक बार और आप सबका स्वागत, आप सबका अभिनंदन लाडलो और बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज के इस दिन में कौन कौन मेरे साथ अभी तक जुड़ चुके हैं? आरती यादव, आर.के. रीड का दामाद और रवीना शेखावत, राजेश चारण, ललिता भुज, प्रमिला राणा और राजेंद्र राठौड़, अभिजीत सिंह, नन्नू पारगी, सानू पाटीदार, अनिल वडेरा और बीरबल। इसी के साथ मेरे साथ और भी साथी जुड़े हैं। एक सतपाल स्वामी, बिल्कुल स्वागत आपका। अजय कुमार, खुशी, लोकेश नागर, आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। हेलो डेविल, बिल्कुल आपका भी स्वागत। तो लाडलो, आज की इस सेशन में बहुत गजब का और क्या खास आपके होगा वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ आज के इस सेशन में करने वाला हूं चर्चाएं। और आप सब इस सेशन को बड़े जोरदार तरीके के साथ में शेयर कीजिएगा। बहुत ही गजब का और शानदार सेशन आज आपके बीच में ये होने वाला है। ठीक है लाडलो, तो बिना किसी देरी के आज के इस सेशन को अब हम करते हैं प्रारंभ। एसडीजी इंडिया सूचकांक के अनुसार राजस्थान ने वर्ष 2023-24 में निम्न में से किस सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में 100 का पूर्ण स्कोर प्राप्त किया? तो एसडीजी नंबर जो 7 है, जिसमें किफ़ायती एवं स्वच्छ ऊर्जा का अपने लक्ष्य दिया गया, उसमें राजस्थान ने 100% अपना स्कोर प्राप्त किया और इंडिया इस बार अपने ओवरऑल रैंक में 71 नंबर स्कोर करने में सफल रहा। ये भी आपको ध्यान रखना। स्वस्थ मिट्टी स्वस्थ शहर थीम के साथ विश्व मृदा दिवस मनाया गया। यह किस तिथि को मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को मनाया जाता है। हाल ही में विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया, जो किस तिथि को मनाया जाता है? यह आपकी 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 8 दिसंबर 2025 को राजस्थान के राज्यपाल द्वारा किसे राज्य सूचना आयुक्त के पद पर अपॉइंट किया गया? ये सुनील शर्मा। कुछ साथियों ने कमेंट भी किए थे कि सर आपने गलत पढ़ा दिया, राज्य सूचना आयुक्त नहीं है, ये तो अपने उसके सदस्य बने। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं, राज्य सूचना आयोग के जो सदस्य बनते हैं ना, वो भी उस आयुक्त के रूप में गिने जाते हैं। अगर ऐसा सवाल पूछता फिर वो और आपका प्रश्न इस तरीके का होता कि अपने राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो फिर मैं आपको बता दूं लाडलो, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर राजस्थान के आपको मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में पूछा जाए लाडलो, तो फिर मुख्य सूचना आयुक्त आपको ध्यान रखना है, उनका नाम आता है मित्रों आपके मोहनलाल लाठर। ये भी आपको ध्यान रखना है। बहुत ही प्यारा और शानदार सवाल आपके बीच में बनता है मित्रों, जहां से प्रश्न आपको परीक्षा में आपके देखने को मिल सकता है। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है और जो अपन ने पढ़ा था वो भी एकदम बिल्कुल करेक्ट आपका सही प्रश्न था मित्रों। अगले प्रश्न पर करते हैं चर्चा। 22-23 नवंबर 2025 को जयपुर डांस कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में हुआ। देश का पहला राज्य कौन बना जिसने विशेष गहन पुनरीक्षण जो SIR फोरम में उसका 100% पूर्ण डिजिटाइजेशन किया? वो आपका राजस्थान बना है। 5 से लेकर 18 दिसंबर 2025 को कौन कौन से 2 देशों के मध्य हरीमो नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास का आगाज राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में हुआ? तो भारत और मलेशिया। और ये बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में ये हरीमो नामक एक संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ। ये भी आपको ध्यान रखना। सितंबर 2025 में UPI से भुगतान करने के मामले में राजस्थान का पूरे देश में कौन सा स्थान रहा? तो इस बार हम 7 नंबर पे रहे हैं UPI के मामले में। राजस्थान के राज्यपाल हरिबाबू किशनराव बागड़े ने किसे राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर का कुलगुरु अपॉइंट किया? डॉक्टर प्रमोद येवले को किया। 12 नवंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक संचालित जो सांस अभियान है, इसका संबंध किस डिपार्टमेंट से है? तो राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से आपका संबंधित है। कौन विभाग? ये सांस अभियान।
चलिए मित्रों, इसी के साथ अपने क्विक रिवीजन पूरा हुआ और अब आज के इस सेशन को प्रारंभ करेंगे। उससे पहले आपके लिए ये गुड न्यूज़ है, जो भी रीट मेंस स्पेशल एग्जाम आपका जो 2026 की जनवरी में होना है, उस जनवरी के उस रीट मेंस में हम 2 प्रश्नों को जोरदार करने के लिए एक मैराथन क्लास का आगाज करेंगे। और ये मैराथन क्लास आपके बीच में मित्रों इस वाले रविवार को यानी 14 दिसंबर को सुबह 7 बजे से प्रारंभ होगी, जो 3 घंटे तक आपकी ये क्लास चलेगी। और लगभग मैं 150 से आपको 200 के बीच में इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सोल्व करवाने वाला हूं, जहां से आपकी परीक्षा में आपके 2 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है लाडलों, तो याद रखिएगा रविवार का दिन आपके बीच में बहुत बड़ा और शानदार और खास होने वाला है। एक गुड न्यूज और आपके बीच में मित्रों जो मैं आपको बता देता हूं, आज ही आप सभी प्यारे साथियों मेरे साथ जुड़ जाइएगा। जो भी विद्यार्थी अपने रीट मेंस परीक्षा देने जा रहे हैं मित्रों, जिनका एग्जाम ये 2026 के जनवरी में होना है, वो सभी साथी एक बार ध्यान से सुने। और आपका कोई भी मित्र है तो उन्हें भी बता दें मित्रों, ये आपका जो रीट मेंस है इसी के लिए आज आपके बीच में लाइव क्लास आने वाली है मित्रों। और ये लाइव क्लास जो आपके मित्रों आज 7 PM पर आने वाली है। आज 7 बजे मैं आपके बीच में शाम को वापस लाइव आऊँगा दिव्य दृष्टि क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपको बता दूं आज का अपना टॉपिक रहेगा मित्रों अपने राजस्थानी भाषा और बोलियाँ। ये आज अपन पढ़ेंगे भाई राजस्थानी भाषा और बोलियाँ। और इसी के साथ में मित्रों आपको मैं बता देता हूँ, भाषा बोलियों के साथ में हम पढ़ने जा रहे हैं आज इम्पोर्टेंट टॉपिक, जहां से हम बात करेंगे साहित्यिक कृतियों की, साहित्यकारों की। ये तमाम जितने भी आपके टॉपिक बनते हैं मित्रों, इन सभी सवालों का आज हम एनालिसिस करेंगे आज आपके बीच में। तो ये जो क्लास है मित्रों, आज आप सब तैयार रहिएगा। ये क्लास आज आपके बीच में आने वाली है। आज का दिन आपके लिए बड़ा खास हो सकता है मित्रों। और फिर कह रहा हूँ, ये 11 दिसंबर आप नोट कर लेना मित्रों, 11 दिसंबर 2025, जिसमें हम बात करेंगे इस लाइव क्लास की, जिसमें मित्रों मैं आपको बता देता हूं कि टॉप 10 इसमें टॉप 10 क्या टॉप 100 आपके जो क्वेश्चन है मित्रों, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए टॉप MCQ को जनरेट करके आपके बीच में इस क्लास को ला रहे हैं। तो एक क्लास ऐसी जो आपके बीच में 4 चांद लगा देगी। और फिर कह रहा हूं मित्रों, ये ऐसी क्लास है जिसमें L1 और L2 दोनों में सवाल पूछे जाएंगे और कम से कम मित्रों 5 से लेकर 10 नंबर की ये क्लास आपके बीच है। बहुत गजब की और शानदार ये क्लास होगी। तो आप सभी इस क्लास का इंतजार करें और आज शाम को 7 बजे विद्यार्थियों मेरे साथ आप सब जुड़ जाइएगा। बहुत गजब का और शानदार सेशन आज आपके बीच में होगा। आर्ट एंड कल्चर के इस टॉपिक का सुपड़ा साफ करेंगे केवल एक ही क्लास में। लगभग 1.5 से 2 घंटे में ये क्लास चलेगी। आपकी जबरदस्त और शानदार क्लास आपके बीच में ला रहा हूं। चलिए लाडलों, आज के इस सेशन को अब करते हैं आरंभ। आज का पहला क्वेश्चन है, जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय हिंदी दिवस समारोह में हिंदी सेवा पुरस्कार 2025 किन्हें प्रदान किए गए। बहुत शानदार सवाल है मित्रों। आपके जयपुर में राज्य स्तरीय हिंदी दिवस समारोह का आयोजन हुआ, उसमें हिंदी जो सेवा पुरस्कार है 2025 वो कितने लेखकों को मिला और कितनी विधाओं को दिया गया। अभी ये प्रश्न रिसेंटली आपके असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में पूछा गया। अगर मित्रों मैं बात करूं इस राज्य स्तरीय हिंदी दिवस की, तो ये आपका 14 सितंबर को ये मनाया गया। और 14 सितंबर की अगर बात करें मित्रों, तो 2025 में ये आपका 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया। और ये जो आपका राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया, ये आपके मित्रों राज्य स्तरीय राष्ट्रीय हिंदी दिवस का आयोजन आपके राजस्थान के जयपुर में हुआ। और इसी राष्ट्रीय हिंदी दिवस के अवसर पर अपने राजस्थान में जो मित्रों हिंदी सेवा जो पुरस्कार 2025 है वो प्रदान किए गए। तो याद रखिएगा मित्रों, इसमें 8 विधाओं के 10 लेखक हैं जिन्हें इस बार हिंदी सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बहुत प्यारा और शानदार प्रश्न है। आगामी परीक्षाओं में भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। अब मित्रों ये पुरस्कार 14 सितंबर को ही क्यों दिया जाता है, उसके पीछे भी एक रीजन है मित्रों। और ये 14 जो सितंबर का दिन है मित्रों, इसी दिन साल 1949 की बात है। और अपने भारत की जो संविधान सभा है जिसने संविधान का निर्माण किया, इस संविधान सभा के द्वारा क्या किया गया था मित्रों, तो भारतीय संविधान सभा ने 1949 में, ध्यान रखना मित्रों, अपने जो हिंदी है इस हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था। और आपको पता है हिंदी को राजभाषा का जो दर्जा दिया ये भारतीय संविधान में, ये भी भारतीय संविधान में आपके उल्लेखित है।
और राजभाषा का दर्जा भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में दिया गया? तो आर्टिकल नंबर जो आपके 343 है इसमें दिया गया। अब मुझे कमेंट करके कौन बताएंगे कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता, इसका कमेंट आप करके बता देना। ठीक है लाडलो, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। 10 दिसंबर 2025 को राज्य का प्रथम प्रवासी राजस्थान दिवस कहाँ मनाया गया? कितना प्यारा सवाल है, लगा लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर कह रहा हूँ लाडलो, जबरदस्त और शानदार सवाल आपके बीच में पहुंच चुका है। बहुत ही जबरदस्त ब्रांडेड सवाल है और फिर परीक्षा में छपेगा ये क्वेश्चन। 10 दिसंबर 2025 को राजस्थान राज्य में पहली बार आपके प्रवासी दिवस मनाया गया और ये कहाँ आयोजित हुआ? तो याद रखिएगा मित्रों, आपके राजस्थान का पहला प्रवासी दिवस आपके मित्रों ये जयपुर में आपके आयोजित हुआ। अगर मैं इसकी बात करूं तो याद रखना भाई, जयपुर में ये आपका जो है प्रवासी दिवस ये आपके मनाया गया है 10 दिसंबर को साल 2025 में। अब लाडलो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये पहला है और इसी प्रथम प्रवासी दिवस पर राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि हम राजस्थान में प्रवासियों के संरक्षण के लिए हम अलग से एक राजस्थान प्रवासी विभाग भी बनाएंगे। तो इसी दिन मित्रों राजस्थान जो प्रवासी विभाग है उसका भी गठन किया गया 10 दिसंबर आपके मित्रों 2025 में। इसी के साथ अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा मित्रों राजस्थान की पहली प्रवासी जो मित्रों आपके नीति है वो राजस्थान प्रवासी नीति 2025 भी आपके लॉन्च की गई। बहुत ही जबरदस्त और शानदार सवाल है मित्रों, और ये पहले नंबर की नीति है जिसमें कहा गया कि जहाँ भी राजस्थान के लोग रहते हैं, जहाँ भी वहाँ प्रवास करते हैं, उन प्रवासियों को पूरा अपने क्या मिले, संरक्षण मिले, क्योंकि वही ऐसे लोग हैं जो राजस्थान की इस इकोनॉमी को बेटर करने का प्रयास कर रहे हैं और दूर दराज के क्षेत्रों में रहकर भी उन व्यक्तियों के द्वारा बड़ा बेहतर काम किया जा रहा है। याद रखना भाई, बहुत गजब का और शानदार सवाल आपका है। ये राजस्थान प्रवासी विभाग का गठन भी कर दिया सरकार ने। इसी के साथ मित्रों मैं आपको एक सवाल बताना चाहूँगा, आपके राष्ट्रीय स्तर पर जो आपका प्रवासी दिवस है मित्रों, ये राष्ट्रीय प्रवासी जो दिवस है इस बार आपके मित्रों याद रखिएगा, राष्ट्रीय प्रवासी जो आपका सम्मेलन है इसकी अगर मैं बात करूं 18वें नंबर का संस्करण था और ये 18वें नंबर का संस्करण आपके कहाँ आयोजित हुआ था? उड़ीसा में आपके एक स्थान पड़ता है मित्रों भुवनेश्वर। यहाँ भुवनेश्वर उड़ीसा में ये आपके 18वें नंबर का जो है मित्रों ये भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ आपके राष्ट्रीय प्रवासी जो दिवस है उसका आयोजन किया गया था। बहुत ही जबरदस्त और शानदार सवाल आपका बन जाएगा। ठीक है लाडलो, ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना और इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो आपका आ जाता है मित्रों अपने जयपुर। बिल्कुल सही और शानदार सवाल आपके सामने, बहुत ही गजब का प्रश्न, याद रखना पहले उत्तर आपका हो जाता है जयपुर। ठीक है भाई, चलें अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, ये सारी चीजें पढ़ा दी मैंने। 10 दिसंबर 2025 को जयपुर में मना प्रवासी राजस्थान जो आपका विभाग इसका गठन किया, नई प्रवासी राजस्थान नीति का विमोचन किया और प्रवासी राजस्थानियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए 8 विशेष सत्र का आयोजन भी किया जाएगा। ये भी आपके राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा कहा गया। चलिए लाडलो अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्न में से राजस्थान का कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य या राष्ट्रीय पार्क है जो आपके घड़ियाल हॉट स्पॉट के रूप में डेवलप किया जा रहा है? बहुत जबरदस्त और शानदार सवाल फिर आपके सामने पहुंच चुका है। चलिए लाडलो बताइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, 2026 में ये प्रश्न फिर आपके सामने आपको देखने को मिलेगा। घड़ियाल हॉट स्पॉट के रूप में राजस्थान के एक वन्य जीव अभ्यारण्य को आपके कंप्लीट किया जा रहा है, वो आपका वन्य जीव अभ्यारण्य कौन आता है? तो मित्रों याद रखिएगा, आपके चंबल जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, जो कि राजस्थान नहीं अपने देश का एकमात्र नदी वन्य जीव अभ्यारण्य माना जाता है। ये चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य अपने भारत के 3 राज्यों में फैला हुआ मित्रों। इसका जो क्षेत्रफल है वो एमपी में भी है और ये राजस्थान में भी है और ये आपका क्षेत्रफल जो है मित्रों यूपी में भी आता है। जहाँ जहाँ चंबल नदी प्रवाहित होती है वहाँ आपके चंबल जो नदी है इस पर वन्य जीव अभ्यारण्य बनाया गया। बहुत ही गजब का और शानदार सवाल, और फिर मैं बता देता हूँ मित्रों, इस चंबल जो है मित्रों वन्य जीव अभ्यारण्य, इसको घड़ियालों की शरण स्थली के रूप में माना जाता है। ये भी आपके बहुत ही गजब का और शानदार सवाल होगा, बहुत गजब का सवाल। और घड़ियाल जानते हो मित्रों, एक ऐसा
जीव है जिसको आपके कोटा जिले का वन्य जीव शुभंकर भी बना रखा है। और अभी मैं मित्रों आपको बता दूं, इस घड़ियाल हॉट स्पॉट की जो शुरुआत है वो आपके राजस्थान के वन एवं पर्यावरण जलवायु जो परिवर्तन मंत्री है उनका नाम आ जाता है मित्रों आपके संजय शर्मा। उन्होंने चंबल नदी में अपने जो घड़ियाल है मित्रों, उस घड़ियाल के 10 छोटे छोटे बच्चों को अपने छोड़ा था और वो वीडियो भी वायरल हुआ था, तुमने देखा होगा। जबरदस्त और शानदार सवाल आपका बनता है, तो याद रखिएगा घड़ियाल हॉट स्पॉट के रूप में डेवलप किया जा रहा, वो आपका नाम आ जाता है चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य। बहुत गजब का और शानदार प्रश्न है, याद रखना। अगर मैं मित्रों राष्ट्रीय मरु उद्यान की बात करूं तो इसका क्षेत्रफल आपके राजस्थान के 2 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, एक तो ये जैसलमेर में है और एक ये अपने बाड़मेर में है। और अगर इसके क्षेत्रफल की भी बात करें मित्रों तो जैसलमेर में इसका क्षेत्रफल है 1900 वर्ग किलोमीटर और आपके बाड़मेर में इसका क्षेत्रफल है 1262 किलोमीटर। राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य आपका राष्ट्रीय मरु उद्यान, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर मैं इसी के साथ ताल छापर अभ्यारण्य की बात करूं मेरे लाडले, तो ये चूरू में है और ये क्यों फेमस है तो मेरे भाई ध्यान रख लेना, काले हिरणों के लिए फेमस है। काले हिरणों को मित्रों आपके एक नाम से और जाना जाता है और उन्हें कहा जाता है मेरे लाडले आपके कृष्ण मृग, ये भी आपको ध्यान रखना है। बहुत गजब का और शानदार सवाल। और मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपके कोटा चित्तौड़ में फैला हुआ मित्रों, ये भी आपके बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, याद रखना। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जो आपके जयपुर है, इसने किस संस्थान के साथ में अपने MOU किया है? बहुत गजब का सवाल। क्या मुंबई कोयटा फाउंडेशन महाराष्ट्र के साथ में किया, यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन नई दिल्ली, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नई दिल्ली के साथ, या यूनिवर्सिटीज ऑफ मैनचेस्टर UK के साथ? बहुत गजब का सवाल, बताइएगा। अब मैंने आपको कल ही पढ़ाया मित्रों कि राजस्थान में आपके जो RUHS है, ये राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान जो विश्वविद्यालय है आपके जयपुर में, इसके कुल गुरु कौन है? तो ये सवाल तो हमने कल ही पढ़ा था लाडले, और उनका नाम आता है मित्रों प्रोफेसर डॉक्टर प्रमोद येवले, ये इसके कुल गुरु हैं मित्रों, ये भी आपको ध्यान रखना। अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने मित्रों आपको करंट में एक सवाल पढ़ाया था और मैंने आपको बताया था कि इसी RUHS ने अपने मुंबई कोयटा फाउंडेशन के साथ में एक समझौता किया है। और वो समझौता क्या किया मित्रों, अपने ये समझौता किया गया है हेल्थ फाउंडेशन कोर्स अपने एक्टिवेट करने के लिए। तो हेल्थ जो आपके फाउंडेशन कोर्स है मित्रों, इनको स्टार्ट करने के लिए अपने जो है मित्रों RUHS ने अपने किसके साथ में समझौता किया है? तो ये आपके कोयटा फाउंडेशन। लेकिन मित्रों राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ने अपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में रिसर्च को बेहतर बनाने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर जो आपके यूनाइटेड किंगडम में है इंग्लैंड में, उसके साथ में अपने राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर ने क्या किया मित्रों, करार किया है समझौता, ये भी आपको ध्यान रखना है। बड़ा गजब का और शानदार सवाल आपका है, इसी के साथ ये क्वेश्चन भी आपका पूरा होता है। चलिए मित्रों और अगले सवाल पर बात करते हैं। इससे पहले आपको मैं बता देता हूं कि प्रमुख सहयोगी क्षेत्र होंगे, इसमें संयुक्त शोध परियोजनाएं होगी, फैकल्टी और छात्रों का संयोजन देखा जाएगा, विनिमय, ड्यूल सर्टिफिकेट का प्रमाण पत्र कोर्स होगा, फैकल्टी विजिटिंग प्रोग्राम होगा इस समझौते के तहत। और इसी के साथ क्या लाभ मिलेगा, शिक्षकों को आधुनिक शिक्षण तकनीक का विकास मिलेगा, छात्रों को इंटरनेशनल मान्यता दी जाएगी और जन स्वास्थ्य पर जो अपने जो संयुक्त रिसर्च है वो भी आपके किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में आयोजित 44वें नंबर की जूनियर जो आपके नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप 2025 है, इसमें राजस्थान की बालिका टीम ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? बहुत गजब का और शानदार सवाल। गाजियाबाद यूपी में एक स्थान है मित्रों जहां आपके 44वें नंबर की जूनियर नेशनल आपके शूटिंग बॉल चैंपियनशिप 2025 का आयोजन हुआ। इसमें राजस्थान की बालिका टीम ने और राजस्थान के बालक टीम ने दोनों ने भाग लिया। इसमें राजस्थान की बालिका टीम ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो मित्रों अपने राजस्थान की बालिका टीम की बात करें तो बालिका टीम ने तो आपके 3rd नंबर स्थान प्राप्त किया है। 3rd नंबर मतलब अपन को कौन सा मेडल मिला है मेरे भाई? अरे भाई अपन को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। और मैं आपको बता देता हूं मित्रों, बहुत गजब का सवाल है ये। अपने 3rd नंबर हमें किसके द्वारा मिला? तो राजस्थान ने अपने दिल्ली को हराया है मित्रों, और राजस्थान ने दिल्ली को हराकर अपने मित्रों सेमीफाइनल में अपने जगह बनाई थी, इसलिए हमें ब्रॉन्ज मेडल मिला। जबकि मित्रों मैं आपको बता देता हूं
इसमें पहला स्थान आपके कौन से राज्य का रहा, तो पहला स्थान आपके मित्रों इसमें महाराष्ट्र का रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और सेकंड रैंक आपकी किसकी रही, तो सेकंड नंबर पर स्थान जो आपके रहा मित्रों वो आपके आ जाता है यूपी का, उत्तर प्रदेश का। अब इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि पहले स्थान पे जो रहेगा उसको तो मिलेगा मित्रों आपके गोल्ड मेडल, और जो आपके सेकंड नंबर पे रहेगा उसको मिलेगा आपके सिल्वर मेडल, और जो आपके थर्ड नंबर पे रहेगा मित्रों उसको मिलेगा आपके ब्रॉन्ज मेडल। ये तीनों ही मेडल हैं, तो राजस्थान को ब्रॉन्ज मिला है, यूपी को सिल्वर मिला और महाराष्ट्र को इसमें क्या मिला है, गोल्ड मिला है। अगर मैं इसी प्रतियोगिता की बात करूं छोरों, तो याद रख लेना अपने बालक वर्ग टीम ने भी भाग लिया था, लेकिन हमें इस बार बालक वर्ग टीम के द्वारा कोई पदक नहीं मिला, क्योंकि हम इस बार चौथे स्थान पे रहे, तो फोर्थ नंबर पे अपनी रैंक रही इसमें, इसलिए हमारे पास में कोई भी मेडल नहीं आ सका। अब मित्रों ये तो आपके क्या है कि 2025 की प्रतियोगिता है, और साल 2024 की बात है, तो वर्ष 2024 में अगर बात करें हम, तो अपनी जो गर्ल्स टीम है मित्रों, याद रखना भाई गर्ल्स टीम ने पिछली बार आपके बड़ा दमदार प्रदर्शन बताया था, और पिछली बार तो हम जीत कर आए थे मित्रों रजत पदक। तो पिछली बार हमने रजत पदक जीता था मित्रों, इस बार हमें ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक से ही संतुष्ट होना पड़ा। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है, बहुत ही गजब का और शानदार आपका सवाल, ये इस तरीके से आपका प्रश्न पूरा होता है। चलिए लाडलो अगले सवाल पर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन और शानदार सूचना आपके बीच लेकर आया हूं कि दिव्य दृष्टि क्लासेज 15 दिसंबर 2025 से फाउंडेशन बैच का कर रहा है आगाज, जिसमें आप सभी विद्यार्थी ऑफलाइन स्टूडेंट के रूप में अगर कोचिंग करना चाहते हैं तो आप सबका स्वागत और आप सबका अभिनंदन है। दिव्य दृष्टि क्लासेज में सीईटी का बैच 10+2 और ग्रेजुएशन है, ये 15 दिसंबर से सुबह 9 बजे प्रारंभ होगा, 1 बजे तक इसकी स्टार्टिंग में क्लासें होगी। और एलडीसी हाई कोर्ट की तैयारी जो भी विद्यार्थी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बैच स्टार्ट हो रहा है। इसी के साथ सेंट्रल लेवल के एग्जाम एसएससी, जीडी, रेलवे, एनटीपीसी, अगर इनमें से कोई भी एग्जाम जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं मित्रों, तो दिव्य दृष्टि क्लासेज के साथ आप ऑफलाइन जुड़कर देखिएगा, इतनी बेहतरीन फैकल्टी के साथ आपको पढ़ने का मौका मिलेगा कि आप वास्तव में कह दोगे कि हम हमारी सफलता में 4 चांद लगा लेंगे। अगर कमी रह सकती है तो वो आपकी रह सकती है मित्रों, नहीं तो हमारी तरफ से कोई कमी नहीं होगी। इतनी जोरदार बेहतरीन फैकल्टी के साथ में हम आपको पूरा पढ़ाने का प्रयास करेंगे। हमारा ऑफलाइन सेंटर है मित्रों रिद्धि सिद्धि मंगल विहार, आपका दिव्य दृष्टि क्लासेज जयपुर। और अगर कोई भी समस्या है तो आप दिए गए इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप पूरी समस्या का समाधान जान सकते हैं। तो ये एक ऑफलाइन बैच की न्यूज़ थी। कोई भी आपके छोटे बड़े भाई बहन जो अभी इस समय कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो हम लेकर आए हैं एक फाउंडेशन बैच जो आपके बीच में एक जबरदस्त शानदार बैच होगा। चलिए भाई अगला प्रश्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नवंबर 2025 में आपके लंकावी मलेशिया में आयोजित आयरमैन ट्राइथलॉन, मलेशिया लंकावी में आयोजित अपने आयरमैन जो ट्राइथलॉन है मित्रों, इसमें राजस्थान के संदीप टांक को आयरमैन की उपाधि से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध किस जिले से आता है? क्या बात है, राजस्थान के एक बंदे ने झंडे गाड़ दिए भाई, और उस बंदे का नाम आता है मित्रों आपके संदीप टांक। अगर मैं इस संदीप टांक की बात करूं तो ये वो बंदा है जिसने अपने लंबी साइकिलिंग की है, तैराकी की है, और समुद्र में बंदा तैर के आया है, 180 किलोमीटर साइकिल चला के आया है, इसीलिए तो इसको आयरमैन की उपाधि दी गई। और ये आयरमैन की उपाधि जो आपके संदीप टांक को मिली है, इस संदीप टांक का संबंध आपके राजस्थान में कौन से डिस्ट्रिक्ट से आता है लाडले? तो संदीप टांक का अपने संबंध आ जाता है आपके राजस्थान के जोधपुर डिस्ट्रिक्ट से। बहुत प्यारा और जबरदस्त सवाल है। ये जोधपुर का रहने वाला संदीप टांक, जिसकी अगर मैं बात करूं तो मित्रों इसको आयरमैन की उपाधि मिली है। ये नवंबर 2025 में मिल चुकी है। लंकावी मलेशिया में आयोजित आयरमैन जो आपका ट्राइथलॉन हुआ था, उसमें ये हमें इस बंदे को अपने आयरमैन की उपाधि से सम्मानित किया गया। अब पढ़ लेते हैं। आयरमैन जो आपका ट्राइथलॉन है ये लंकावी मलेशिया में आयोजित हुआ। इसमें आयरमैन की उपाधि इस बार राजस्थान के एक बंदे को मिली है, उसका नाम आता है मित्रों आपके जोधपुर के संदीप टांक का। विश्व की सबसे कठिन एक दिवसीय ट्राइथलॉन ये रेस थी, जिसको निर्धारित समय में पूरा किया। बहुत ही प्यारा और सवाल जोरदार है। एक ही दिन की ये रेस थी मित्रों, सबसे कठिन मानी जाती है विश्व की रेस। और इसमें प्रतिभागी जो है मित्रों 60 देश थे, और लगभग कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया इस प्रतियोगिता में? 1800 खिलाड़ियों ने। और इस 1800 खिलाड़ियों में राजस्थान का बंदा भाग ले और मेडल ना जीते तो फिर अपना
काम ही बेकार हो जाता है। अब देखो भाई, अपने अगर संदीप टांक की बात करें मित्रों, तो समुद्री तैराकी इस बंदे ने की है 3.8 किलोमीटर, साइकिलिंग उसने 180 किलोमीटर चलाई है और मैराथन रन उसने 42.2 किलोमीटर किया है। कितना बड़ा गजब का काम वो बंदा इसमें कर गया। और पूर्व उपलब्धि अगर उसकी देखें तो उससे पहले ओशन मैन का खिताब अपने प्राप्त हो चुका था 10 किलोमीटर समुद्र तैराकी में, जिसमें 36 देश के 600 खिलाड़ी थे। अब 60 देश के 1800 खिलाड़ी है, जिसमें हमें कौन सी उपाधि मिल चुकी है लाडलो? तो हमें अब एक उपाधि मिल चुकी है, वो है आपके आयरमैन की उपाधि। और ये किसको मिली है? तो उस व्यक्ति का नाम आता है मित्रों आपके संदीप टांक, जिसका संबंध आपके राजस्थान में अपने जोधपुर डिस्ट्रिक्ट से आता है। और संदीप टांक जिसको मित्रों याद रख लेना कौन सी उपाधि से सम्मानित किया गया है, तो इनकी उपाधि अब हो गई आयरमैन। क्या बात है भाई, क्या गजब की उपाधि ये बंदा प्राप्त कर चुका है। और एक ऐसी उपाधि जो कोई हर व्यक्ति चाहता है कि अगर मेरे ऊपर एक टैग लग जाए तो मैं भी पूरे विश्व में छा जाऊं। और अपना बंदा एक ही दिन में छा गया, पर वो एक दिन की मेहनत नहीं है, सालों की मेहनत है, सालों की उसकी तपस्या है। इसीलिए तो ईश्वर ने उसके कर्म के आधार पर उसको उसका फल भी दिया है। ये आपका सवाल पूरा होता है। चलिए लाडलो अगला प्रश्न पढ़ते हैं। निम्न में से किसे आपके उपभोक्ता राष्ट्रीय गौरव सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया? गुलाब कोठारी, डॉक्टर अजीत कुमार, टीना डाबी और श्रीनिवासन। ये 4 व्यक्ति विशेष है, जिनमें से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें आपके मित्रों उपभोक्ता राष्ट्रीय गौरव सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया? इस प्रश्न का क्या आपका आंसर होगा? एक बार सभी साथी क्लास को लाइक और शेयर कर दें भाई। जबरदस्त और शानदार सेशन आपके बीच चल रहा है, सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लाइक और शेयर कर दें। चलो भाई, बहुत बढ़िया, सही आंसर पहुंचाया आपने। और इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाता है मित्रों डॉक्टर अजीत कुमार, जिन्हें इस बार उपभोक्ता राष्ट्रीय गौरव सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया। अगर मैं गुलाब कोठारी की बात करूं तो इनका संबंध राजस्थान पत्रिका से आता है मित्रों। याद रखिएगा, बहुत प्यारा सवाल है ये भी। राजस्थान पत्रिका के संपादक माने जाते हैं आपके कौन? गुलाब कोठारी। और गुलाब कोठारी भी अभी चर्चा में रहे मित्रों। आपको ध्यान हो तो मैंने आपको प्रश्न पढ़ाया था। गुलाब कोठारी की अगर मैं बात करूं तो इनको इस साल एक पुरस्कार मिला है, और वो पुरस्कार इनको मिला है मित्रों महर्षि वेद व्यास पुरस्कार। तो महर्षि जो वेद व्यास पुरस्कार 2025 है, ये आपके राजस्थान पत्रिका के संपादक गुलाब कोठारी को प्रदान किया गया। और डॉक्टर अजीत कुमार को उपभोक्ता राष्ट्रीय गौरव सम्मान मिला। जबकि अगर मैं टीना डाबी की बात करूं मित्रों, तो आपको पता है टीना डाबी कौन है? IAS अधिकारी हैं, जो अभी वर्तमान में बाड़मेर जिला कलेक्टर के पद पर तैनात हैं। तो बाड़मेर जिला कलेक्टर है टीना डाबी। और अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने आपको करंट में सवाल पढ़ाया मित्रों, टीना डाबी को अपने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी जो मुर्मू है, इनके द्वारा 6 नंबर का जो मित्रों आपके जो अपना 6 नंबर का जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार था, वो अपने सम्मानित किया गया उससे। 6ठा राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो है मित्रों, ये 2024 वाला, ये किसको मिला है? तो याद रखिएगा मित्रों, ये आपके IAS अधिकारी टीना डाबी को मिला है, क्योंकि बाड़मेर जिले ने पेयजल के मामले में बड़ा बेहतरीन और शानदार काम किया। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ टीना डाबी की बात करें मित्रों, तो इन्होंने बाड़मेर जिले में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक अभियान भी लॉन्च किया है। उसका नाम आता है शिक्षा जोड़ो और नशा छोड़ो अभियान। कि नशा कौन सा करता है उसको छोड़ दे तू, और तू एजुकेशन को जोड़ ले। तो शिक्षा जोड़ो नशा छोड़ो अभियान, ये भी आपके राजस्थान के बाड़मेर में चला, और बाड़मेर के जिला प्रशासन ने इसको चालू किया था, ध्यान रखना। और श्रीनिवासन आपको पता है मित्रों 1989 बैच के आपने एक IAS अधिकारी हैं। बहुत प्यारा और शानदार सवाल है मित्रों। अगर मैं बात करूं श्रीनिवासन की, तो अभी आपको पता है इन्हें राजस्थान भेज दिया गया, और अभी ये चीफ सेक्रेटरी है। 46वें नंबर के राजस्थान के क्या है बने हैं मित्रों? ये मुख्य सचिव बने हैं, क्योंकि सुधांश पंत का ट्रांसफर हमने दिल्ली कर दिया है, और अब इन्हें दिल्ली से राजस्थान लाया गया। ये भी आपको याद रखना, बड़ा गजब का और शानदार सवाल। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। निम्न में से किसे पैकेट बंद एवं प्रोसेस्ड जो फूड है उसका स्वास्थ्य प्रभाव विषय में ग्राम गदर ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? बहुत शानदार सवाल है। फिर कह रहा हूँ लाडलो, लगा लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट और जबरदस्त और शानदार सवाल। यहाँ से फिर आपके एक सवाल परीक्षा में आपको देखने को मिल सकता है। बताइए इस प्रश्न का क्या आंसर होगा? बहुत गजब का सवाल है। चलिए भाई कीजिएगा कमेंट। अगर मेरे भाई मैं अगर इस प्रश्न की बात करूं तो पैकेट बंद और प्रोसेस्ड जो फूड है
देखा होगा तुमने, कई बार ऐसा होता है जनरली जो अपने पैकेट बंद जो अपना खाना होता है, उस खाने में अपन जब उस खाने को खाते हैं तो कई बार हमारे जो हेल्थ होती है, स्वास्थ्य, उस पर नकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिलता है और कई बार उससे स्वास्थ्य खराब भी हो सकता है आपका। ये बिल्कुल अपने रियलिटी है। इसी विषय पर अपने एक व्यक्ति ने काम किया, इसलिए उन्हें ग्राम गदर ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार दिया गया। और ये पुरस्कार इसलिए मिला है कि वो बंदा उसमें क्या लिखता है, ग्रामीण क्षेत्र की अपने उस भोजन व्यवस्था पर लेख लिखा। उसने कहा कि गाँव के लोगों का भोजन सबसे शुद्ध भोजन होता है, जो अपने खेतों में अपने लगाई गई सब्जियों से और अपने द्वारा तैयार की गई रोटियों से वो तैयार ताजा ताजा खाना खाते हैं। और गांव वाले लोग हैं तो मित्रों दूध दही वगैरह सारी चीजें अपन जोरदार तरीके से खाते हैं। इसलिए ग्राम गदर ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार किसको मिला है, उस बंदे का नाम आता है मेरे बाबूलाल काकरेलिया। अरे भाई ध्यान रख लेना, खाना अगर अच्छा देना है तो फिर खाना जोरदार देना पड़ेगा, किसको दोगे खाना तो बाबूजी को देना पड़ेगा। तो ये आपके पैकेट बंद और प्रोसेस जो फूड है, इसका स्वास्थ्य प्रभाव विषय में ग्राम गदर ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार 2024 आपके मिला है, किसको, बाबूलाल काकरेलिया। गुलाब कोठारी पढ़ा दिया, सोनाली सुतार कई बार बता चुका हूँ, बीकानेर के एक युवा साहित्यकार है जिन्हें राजस्थानी भाषा के लिए साल 2024 का राष्ट्रीय युवा पुरस्कार मिला था केंद्रीय साहित्य अकादमी का। और डॉक्टर कौशल्या अग्रवाल आपके जोधपुर से है, भूटान के साहित्य पुरस्कार से सम्मानित की गई 2025 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। हाँ बिल्कुल, ये जयपुर के हैं बाबूलाल जी, ठीक है। चलो अगला सवाल, कांडे नास्ट ट्रेवलर लिस्ट 2026 में राजस्थान के किस शहर को विश्व के 26 सर्वश्रेष्ठ शहरों में स्थान मिला है। लो जी, अपने एक रिपोर्ट है जो मित्रों टूरिस्टों के आने की एक रिपोर्ट देती है कि पर्यटकों ने राजस्थान में सबसे ज़्यादा किस स्थान को अपने पसंद किया है। तो कांडे नास्ट ट्रेवलर लिस्ट 2026 में राजस्थान का एक ऐसा शहर बना है मित्रों जिसको विश्व के 26 सर्वश्रेष्ठ शहरों में स्थान मिला। उस शहर का नाम आता है मित्रों आपके जिलों की नगरी, वाइड सिटी ऑफ राजस्थान, जिलों की नगरी उदयपुर, जिसको आपके मित्रों विश्व के 26 सर्वश्रेष्ठ अपने स्थान मिला। क्योंकि ये ऐसा शहर है मित्रों जहां अपने कई लाखों की संख्या में यहाँ 20 लाख से अधिक अपने पर्यटक पहुंचे हैं। ये आपको ध्यान रखना, बड़ा जबरदस्त और शानदार सवाल। और याद रखना भाई, इसी उदयपुर का एक सवाल बता देता हूं मित्रों। उदयपुर जिले में आपके खेरवाड़ा नामक एक स्थान पड़ता है जहां मित्रों आपको मैं पढ़ा चुका हूं। यहाँ आपके मदर कंगारू जो मित्रों आपके लाउंज है, वो मदर कंगारू लाउंज जो है मित्रों, वो सिस्टम अपने लागू किया गया। इसी उदयपुर में अगर बात करें तो छोरों, एक सवाल तुम्हें पढ़ाया था मैंने, उदयपुर में आपके भैरवगढ़ नामक स्थान पड़ता है। इस भैरवगढ़ नामक स्थान पर भारत सरकार के MSME जो मंत्रालय है मित्रों, उसकी अपने क्या हुई है भाई, MSME मंत्रालय की आपके बैठक आयोजित हुई है। और अभी एक सवाल रिसेंटली आपके परीक्षा में पूछा गया, MSME जो आपका दिवस है ये कब मनाया जाता है। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज जो डे है ये आपके 17 सितंबर को मनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना। क्यों मनाते हैं, क्योंकि 17 सितंबर 2022 को ही आपके MSME नीति जारी हुई थी, इसलिए आज भी मित्रों अपन 17 सितंबर को MSME दिवस मनाते हैं। ये प्रश्न भी आपको ध्यान रखना है, बड़ा जबरदस्त और शानदार सवाल। इसी के साथ लाडलो में आपको बता देता हूँ कि आपके उदयपुर में अपने एक झील आ जाती है जिसका नाम अपन पढ़ चुके हैं और उसका नाम आता है मित्रों आपके पिछोला झील। और अब आपको बताया था मैंने, पिछोला झील वो राजस्थान की पहली झील बनी है मित्रों जिसमें आपके डबल डेकर जो नाव है, डबल डेकर जो बोट है, उसका संचालन किया जा रहा है। बहुत प्यारा सवाल है, ये भी आपको ध्यान रखना, उदयपुर से संबंधित है। और इसी उदयपुर में 26 जनवरी 2025 को राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह का भी आयोजन हुआ था, वो भी आपको ध्यान रखना है। चलिए लाडलो अगला प्रश्न पढ़ते हैं। सुशासन के आयामों के निम्नलिखित समूह में से राजस्थान संपर्क 2.0 का उद्देश्य कौन सा नहीं है। क्या बात है, राजस्थान सरकार ने कहा कि कोई भी विभाग अगर किसी भी व्यक्ति का कोई काम नहीं करता है तो आप राजस्थान संपर्क 2.0 पोर्टल है, उस पर उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड उस व्यक्ति की आप शिकायत कर सकते हो। और ये आपका जो राजस्थान संपर्क 2.0 है, इसका उद्देश्य कौन सा नहीं है ये बताना है। शिकायत निवारण, संचार और नागरिकों के प्रति संवेदनशीलता दिखाता है, पारदर्शिता है, इसकी जवाबदेहिता है और संचार करता है उन चीज़ों का। संचार है, नागरिकों के प्रति संवेदनशीलता है और पारदर्शिता हमें बताता है।
और मजबूत वितरण प्रणाली है, पारदर्शिता, शिकायत निवारण है। क्या इसका आंसर होगा? तो ध्यान रखना ये आपका इसका आंसर होगा मित्रों, इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यानी मित्रों इसमें पारदर्शिता और संचार तो है, लेकिन ये जो जवाब देता है ये इसमें नहीं है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि ये जो राजस्थान संपर्क है ये जवाब देगा, तो जवाब देता इसमें नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का जो है आपका आंसर होगा बी ऑप्शन, क्योंकि ये इसका उद्देश्य नहीं है, बाकी तीनों इसके उद्देश्य है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए लाडलो, अब विजय सीरीज के सवालों को देखेंगे, आप सभी कमेंट करके आंसर दें। राजस्थान में निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? बताओ भाई, मरुभूमि की कोकिला के नाम से विख्यात कौन है? और एक बार सभी साथियों से कहना चाहूँगा, लाइव सेशन को शेयर कर दो भाई। 136 से 138 तक पहुँचे हैं, 150 तो हम पढ़ते हैं रोजाना, और आपका भी इतना तो फर्ज बनता है। चलो भाई, मरुभूमि की कोकिला किसको कहते हैं? गौरी भाई आंसर दे रहे हैं, कुछ मित्र इसका आंसर अल्लाह जिल्ला भाई दे रहे हैं। देखो भाई, पहले तो मैं इस प्रश्न का आंसर दे देता हूँ, फिर आपके कंफ्यूज होने का रीजन भी आपको बताऊंगा। मरुभूमि की कोकिला तो आपके मित्रों राजस्थान में अल्लाह जिल्ला भाई को कहा जाता है। और अगर हम अल्लाह जिल्ला भाई की बात करें तो इनका संबंध आपके राजस्थान में बीकानेर डिस्ट्रिक्ट से आता है। अब यहाँ से एक दो सवाल और ध्यान रखिएगा। अल्लाह जिल्ला भाई की अगर मैं बात करूँ तो इनके संगीत गुरु कौन है? उनका नाम आता है मित्रों आपके उस्ताद हुसैन बख्श। तो उस्ताद हुसैन बख्श से इन्होंने संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के दरबार में इन्होंने कई गीत गाए, और भारत सरकार ने इनको मांड राग के लिए साल 1982 में 1982 में अपने पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया। तो पद्मश्री पुरस्कार इनको 1982 में मिला था मित्रों, मांड राग के लिए प्रदान किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। बहुत प्यारा सवाल। अब कई साथी इस सवाल में क्यों कंफ्यूज हुए? क्योंकि इसलिए कंफ्यूज हो गए, अगर सवाल ऐसा पूछा जाए मेरे भाई कि बताइएगा राजस्थान की कोकिला किसको कहते हैं, तो फिर आपका आंसर अलग होगा। मरु कोकिला पूछे तब तो अल्लाह जिल्ला भाई आंसर देना है, और केवल राजस्थान की कोकिला पूछे तब इस प्रकार के प्रश्न का आंसर हमें देना है मेरे भाई गौरी देवी। और ये गौरी देवी जिसका संबंध आपके बीकानेर से आता है लाडले, और जिन्हें राजस्थान में मांड मल्लिका भी कहा जाता। तो ये आपका कंफ्यूजन जो है ये आपका दूर होना चाहिए। एक आपके पशु परिचय में सवाल पूछा गया था, राजस्थान की प्रसिद्ध मांड गायिका इला अरुण का संबंध आपके राजस्थान में कौन से जिले से आता है? तो इला अरुण का संबंध आपके राजस्थान में कहाँ से आता है मित्रों? ये आपके जोधपुर से आता है, ये भी आपको ध्यान रखना। बहुत प्यारा सवाल। अगला सवाल, बीलों का प्रसिद्ध लोकगीत बताइएगा जिसे स्त्री पुरुष दोनों साथ मिलकर गाते हैं, इसका क्या आंसर होगा? बहुत ही गजब का और शानदार सवाल आपके सामने है, वेरी इंपॉर्टेंट। 2025 में तो कई बार आया है, 26 में भी आपको देखने को मिल सकता है। ऐसा गीत बताइए बीलों का जिसमें स्त्री पुरुष दोनों आपके भाग लेते हैं और दोनों साथ गाते हैं। तो मेरे भाइयों ध्यान रख लेना, उस गीत का नाम आपके आ जाता है, और उसका नाम आता है मेरे लाडलों आपके हमसीडो गीत। हमसीडो एक ऐसा गीत है जिसका संबंध आपके मित्रों अपने राजस्थान में उत्तरी मेवाड़ क्षेत्र से आता है, और ये ऐसा गीत है मित्रों जिसमें बील महिला और बील पुरुष दोनों भाग लेते हैं। और ये हमसीडो गीत आपके कब गाया जाता है? तो ये भी ध्यान रखना, दीपावली के अवसर पर। और दिवाली कब आती है? रीट में सवाल आ गया था आपके रीट प्री में। ये दिवाली आपके आती है मित्रों कार्तिक महीने की अमावस्या को, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए मित्रों, इसी के साथ अगला सवाल देखते हैं। राजस्थान में सारंग संगीत किस समय गाया जाता है? लो जी, बताओ मित्रों, सारंग संगीत का समय कौन सा है? क्या सुबह गाते हैं इसको, क्या शाम के समय गाते हैं, या फिर इसको दोपहर के समय गाया जाता? सारंग संगीत का समय क्या है, ये कमेंट करके आपको रिप्लाई करना है। बहुत प्यारा और जबरदस्त क्वेश्चन आपके प्रश्न है, बताइएगा आंसर। बहुत बढ़िया सितारा शर्मा, क्या बात है, गजब, सबसे पहले आंसर आप ही का आया है, बहुत बढ़िया। सारंग संगीत का संबंध मित्रों आप ध्यान रखिएगा मित्रों, इसका संबंध आपके आ जाता है दोपहर के समय। बहुत बढ़िया सवाल है, याद रखना भाई, और परीक्षा में फिर आपके परीक्षा में पूछा जाने वाला सवाल ये हो सकता है, याद रखना। अगला सवाल, कनफटे जोगी डमरू एवं सारंगी वाद्यंत्रों के साथ में कौन सी राजस्थान की देवी है उसके गीत गाते हैं? और गजब का सवाल, कनफटे जोगी डमरू और सारंगी दो वाद्यंत्र लेकर एक देवी के गीत गाते हैं, उस देवी का नाम आपके क्या होगा? हाँ भाई, और ध्यान रख लेना, दिवाली को आपके यूनेस्को ने आपके अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया। अब भारत के 16 अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर हो गए। चलो भाई, बहुत बढ़िया। कनफटे जोगी आपके डमरू और सारंगी वाद्यंत्र के साथ में
जीण माता के गीत गाते हैं। और कौन सी देवी के गीत गाते हैं भाई? जीण माता। और अगर मैं जीण माता के मंदिर की बात करूं तो इनका मंदिर आपके सीकर जिले में मित्रों रेवासा नामक एक गांव पड़ता है जिसमें काजल सीकर है, वहां बना हुआ। और जीण माता की बात करें तो जीण माता को आपके राजस्थान में मेरे लाडलों, इन्हें राजस्थान में मधुमक्खियों की देवी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मधुमक्खियों की देवी के नाम से विख्यात है जीण माता, जिनके गीत अपने कनफटे जोगी गाते हैं, ये भी ध्यान रखना। और एक सवाल और बता रहा हूँ मित्रों, राजस्थान में सभी देवी देवता में सबसे लंबा गीत भी आपके किसका है? जीण माता का। राजस्थान के सभी देवी देवता में सबसे लंबा गीत अगर आपसे पूछे मित्रों तो फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये सबसे लंबा गीत आपके कौन सी देवी का है? तो ये जीण माता। अगर देवता में पूछे तो फिर रामदेव जी आंसर देना, देवी देवता दोनों पूछे तब आपको आंसर लगाना है लाडलो अपने जीण माता। अगला सवाल, लोक कथा देवनारायण जी की फड़ के गायन में कौन सा वाद्यंत्र प्रयोग में लिया जाता है? बताइएगा, देवनारायण जी की फड़ में किस वाद्यंत्र का प्रयोग करते हैं? अब आपको पता देवनारायण जी की फड़ का वाचन गुर्जर जाति के भोपे करते हैं, और गुर्जर जाति के भोपे किस वाद्यंत्र का प्रयोग करते हुए इनकी फड़ का वाचन करते, ये आपसे सवाल पूछा है। अब इनकी फड़ की विशेषता बता देता हूँ मैं। अगर आपसे पूछा जाए मित्रों देवनारायण जी की मूल फड़, ओरिजिनल जो फड़ है वो श्रीलाल जोशी द्वारा निर्मित है, जो अभी वर्तमान में आपके कहाँ रखी हुई? जर्मनी संग्रहालय में सुरक्षित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर मैं देवनारायण जी की फड़ की बात करूं तो मित्रों ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी फड़ है जिस पर आपके डाक टिकट भी जारी हो रखा है। और ये डाक टिकट आपके कब जारी हुआ था भाई? तो ध्यान रख लेना, 2 सितंबर 1992 को ये आपके 5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था देवनारायण जी की फड़ पर। राजस्थान की सबसे लंबी, सबसे छोटी और राजस्थान की सबसे प्राचीनतम फड़ मानी जाती है देवनारायण जी की। और इनकी फड़ का वाचन करते समय अपने एक वाद्यंत्र का प्रयोग किया जाता है जंतर, जिसमें मित्रों 5 से 6 तार होते हैं। और मैं आपको बता दूं, जिसमें आपके तार होते हैं लाडलों, वो वाद्यंत्र आपके किस कैटेगरी में आते हैं? तो याद रखिएगा, उसका नाम आपके आ जाता है भाई अपने तत्वाद्यंत्र। ठीक है लाडलो, बहुत गजब का और शानदार सवाल। अगला प्रश्न पढ़िएगा, सती प्रथा को सबसे पहले कब और कहां गैर कानूनी घोषित किया गया? राजस्थान की पहली ऐसी रियासत बताइएगा जिसने अपने राजस्थान में सबसे पहले सती प्रथा पर रोक लगाई थी और उसको गैर कानूनी घोषित किया था। उस राजस्थान की रियासत का नाम क्या है? बहुत बढ़िया भाई, और सही आंसर आ रहा है मित्रों। ध्यान रखिएगा, राजस्थान में सती प्रथा पर सबसे पहले रोक आपके बूंदी में लगी थी। उस समय बूंदी के शासक थे मित्रों आपके विष्णु सिंह हाड़ा। तो बूंदी शासक विष्णु सिंह हाड़ा के समय अपने सती प्रथा को सबसे पहले बूंदी में गैर कानूनी घोषित किया गया था। और ये गैर कानूनी कब घोषित हुई थी मित्रों? साल 1822 में। बहुत बढ़िया और जोरदार प्रश्न। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, राजस्थान के किस साहित्यकार को आपके माछल्यारा जो आंसू है इस नामक रचना के लिए साल 2022 में साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बहुत गजब का सवाल। माछल्यारा आंसू नामक रचना किसकी है? इसलिए उस बंदे को 2022 में अपने केंद्रीय साहित्य अकादमी के द्वारा राजस्थानी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार मिला था। इस रचना के लेखक कौन है? बताइएगा लाडलों, बहुत गजब का और शानदार सवाल है। माछल्यारा आंसू ये जो रचना है, इस रचना के आपके लेखक कौन है जिन्हें आपके बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? क्या इस प्रश्न का आंसर होगा? कौन सबसे पहले इस प्रश्न का आंसर देगा उस साथी का मुझे इंतजार है। चलिए बताइएगा। कुछ साथी कह रहे आशीष की रचना है और कुछ साथी कह रहे हमें नहीं पता। ले भाई ध्यान रख लेना, माछल्यारा जो आंसू है मित्रों, ये आपकी जो रचना है ये किसकी है? ये विश्वामित्र दादीच की रचना है। तो विश्वामित्र जो दादीच है मित्रों, इनकी साहित्यिक रचना है आपके, उसका नाम आता है माछल्यारा आंसू, जिसको आपके बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था साल 2022 में। याद रखना। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं, राजस्थान सरकार के द्वारा पहली हस्तशिल्प नीति कब जारी की गई? चलो भाई बताइएगा। बहुत गजब का और शानदार सवाल फिर आपके सामने पहुंच चुका है। इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? राजस्थान सरकार ने पहली हस्तशिल्प नीति आपके कब जारी की थी, ये आपको बताना है।
और राजस्थान देश का पहला राज्य बना जिसने अपने स्वयं की हस्तशिल्प नीति को लॉन्च किया था, ये भी आपको ध्यान है। चलो भाई, क्या आएगा आंसर? रिया ने कहा 17 सितंबर, अभिमन्यु मीणा ने कहा 2022, दोनों ने सही बताया है। और मित्रों याद रख लेना, ये राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति 17 सितंबर 2022 को आपके जारी हुई थी। और थोड़ा सा और ध्यान रख लेना मित्रों, राजस्थान में हस्तशिल्प जो नीति है, इस नीति को आपके किस डिपार्टमेंट ने जारी किया था? तो आप ध्यान रखना भाई, राजस्थान में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के द्वारा इस नीति को आपके लॉन्च किया गया था। और इस विभाग की बात करें तो अभी इसका मंत्रालय किसके पास है? अपने कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के पास, ये भी ध्यान रखना। और इसी 17 सितंबर 2022 को मित्रों ध्यान रख लेना, भारत सरकार ने अपने MSME नीति भी लॉन्च की थी। तो MSME नीति भी इसी दिन लॉन्च हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। बहुत ही गजब का और शानदार सवाल आपके सामने इस तरीके से ये आपका पूरा होता है हस्तशिल्प नीति वाला। एक सवाल और बता दूं मित्रों, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अपने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार जब थी, तो अशोक गहलोत सरकार ने अपने राजस्थान के जोधपुर जिले में हथकरघा निदेशालय की स्थापना की थी। और ये जो आपका हैंडीक्राफ्ट जो डायरेक्टरी है हथकरघा निदेशालय, इसकी स्थापना अशोक गहलोत सरकार ने आपके साल 2022 में मई महीने में की थी, ये भी आपको ध्यान रखना। बड़ा अच्छा सवाल आपका बन जाता है। और वुडन पार्क आपके वुड पार्क पूछे या आपके लालसोट दौसा में, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो भाई अगला प्रश्न पढ़ते हैं। राजस्थान साहित्य अकादमी जो आपके उदयपुर है, इसकी स्थापना आपके कब हुई थी? ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। चलो भाई बताइएगा फटाफट से। राजस्थान साहित्य अकादमी जो उदयपुर है, इसके आपकी स्थापना पूछा जा रहा है। और आपको पता है मित्रों, कई सवाल मैं आपको बता चुका हूँ, ये सारे सवाल बताओ भाई। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की स्थापना कब हुई थी? किसका सबसे पहला जवाब आएगा? तो ध्यान रखना, राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना कौन बता रहा है? चलिए भाई, किसका रिप्लाई आएगा? रिहान ने तो 1957 बताया, गलत है। चौधरी ने सही बताया, बिल्कुल सही बताया चौधरी भाई, आपका सही है। 28 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना होती है मित्रों, उदयपुर में हुई है, याद रखना। और इसी राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा एक मासिक पत्रिका जारी की जाती है, मधुमती मासिक पत्रिका। ये भी अपने कौन जारी करती है? यही जारी करती है। और इसकी अगर मैं बात करूं मित्रों, तो इसका सर्वोच्च पुरस्कार है आपके कौन सा? मीरा। तो मीरा सर्वोच्च पुरस्कार है इसका, ये भी आपको ध्यान रखना है, जो बहुत गजब का प्रश्न आपके लिए बन सकता है मित्रों, याद रखना छोड़ो। ठीक है भाई, तो राजस्थान आपके साहित्य अकादमी के भी तीनों सवाल बता दिए। अगला प्रश्न, राजस्थान की किस चित्र शैली में वर्षा में नाचते हुए मोर का दृश्य और पेड़ों पर फुदकते हुए बंदरों का दृश्य दिखाई देता है? ऐसी चित्र शैली बताइएगा जिसमें ऐसा चित्र बना हुआ कि वर्षा में नाच रहा है मोर, और वर्षा में नाचते हुए मोर के साथ साथ पेड़ों पर फुदकते हुए बंदरों का दृश्य है। तो याद रख लेना भाई, ये आपके राजस्थान की कौन सी पेंटिंग है? उसका नाम आता है मित्रों आपके बूंदी पेंटिंग। तो बूंदी जो पेंटिंग स्टाइल है, बूंदी चित्र शैली है आपके, इसमें आपके ये चित्र बना हुआ। और याद रख लेना, बूंदी पेंटिंग स्टाइल आपके कौन से स्कूल का भाग है मित्रों? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, हाड़ौती स्कूल का एक पार्ट मानी जाती है बूंदी पेंटिंग स्टाइल, जिसको राजस्थान में आपके पशु पक्षियों की पेंटिंग कहा जाता है। अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देकर जा रहा हूँ मित्रों, आप मुझे कमेंट करके बताना, ललित ललाम नामक रचना के लेखक कौन है? ये प्रश्न आपके लिए है। ललित ललाम नामक रचना के लेखक हैं, ये प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। बहुत ही प्यारा और ज़बरदस्त और ये सेशन आपके बीच रहा। तो साथियों कमेंट करके बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा। अगर वास्तव में आपको आज का ये सेशन है ज़बरदस्त और शानदार लगा है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी ज़रूर अंत में जाते जाते इस सेशन को अपने लाइक करके जाएंगे, ये मुझे पूरा आप पर भरोसा है। और ये जो आपके पीडीएफ है मित्रों 2-3 दिन से आपको नहीं मिल पाई, वो ये तीनों दिन की पीडीएफ आपको जो है मित्रों वो अवेलेबल हो जाएगी दिव्य दृष्टि क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पर। तो आज के इस दिन में, आज के इस सेशन में आप सब जुड़े, उसके लिए आप सभी प्यारे साथियों का, तमाम साथियों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे इससे बेहतरीन प्रश्नों के साथ, इससे ज़बरदस्त ऊर्जा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत आभार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच लाडलो, आप सभी का प्यार प्रेम इसने ऐसा ही बना रहे।
रहे और आप सबका सहयोग हमेशा बरकरार रहे। और आज शाम 7 बजे मित्रों मेरे साथ जुड़ना जरूर आप, क्योंकि प्यारे साथियों फिर कह रहा हूँ कि आज का दिन आपके लिए बहुत गजब का आपके बीच होगा। और टुडे यानी आज आपके बीच में लाइव क्लास आने वाली है मित्रों। ये लाइव क्लास आज आपके 7 PM पर आने वाली है, जिसमें मैं आपके राजस्थान में रीट मेंस का एक स्पेशल टॉपिक है, राजस्थानी भाषा बोलियां और राजस्थान के साहित्यकार साहित्यिक कृतियां, वो आपको आज करवाने वाला हूं। तो आप सभी प्यारे साथियों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आज शाम 7 बजे आप सभी मेरे साथ जुड़ेंगे। तो आज के इस सेशन में आप सभी जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।